यस, पिछले वीडियो के अंदर हमने एटियोलॉजी देखा था। एटियोलॉजी के साथ हम टाइप को भी समझ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो अलग अलग कारण से हो सकते हैं, इसलिए उनका टाइप भी अलग है, उनका कॉजेज भी अलग है। तो पिछली बार हमने ग्रेव्स डिजीज और सेकेंड वन हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल के बारे में समझा था। थर्ड टाइप हमारा थायराइडाइटिस कैसे होता है। तो थायराइडाइटिस इज द इन्फ्लामेशन, ठीक है, इट इज द इन्फ्लामेशन। ये तो इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, और इन्फ्लामेशन तो किसी भी कारण से हो सकता है, या तो ट्रॉमा से हो, ठीक है, ब्लड इंजरी से हो, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो, एलर्जी के अगेंस्ट हो, क्लियर, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन या थायराइड ग्लैंड के सराउंडिंग में यदि कोई ट्यूमर हो, वो इसे कंप्रेस कर रहा हो और इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो, तो इन्फ्लामेशन के कहीं बहाने हैं, कहीं कॉजेस हैं। कैसे भी करके यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेल्स हैं, सेल के बीच में क्या कैपिलरीज रहती हैं, ब्लड की कैपिलरीज रहती हैं, ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई है। अब जैसे जैसे ये T3 T4 बनाते हैं, तो ये इनके अंदर अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं कैपिलरी में, क्लियर। अब क्या होता है, ये कुछ T3 T4 को स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होगा, जब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन के होने के कारण से ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ T3 T4 विल बी लीक। ये क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। किस में लीक हो जाएंगे, इन ब्लड, ब्लड के अंदर ये लीक हो जाएंगे। इसने बना के तो रखे हैं, लेकिन खजाना लूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कैपिलरी परमेबिलिटी अल्टर्ड हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के कारण से कैपिलरी परमेबिलिटी अल्टर्ड हो जाएगी, और इसमें स्टोर किया गया T3 T4 भी अभी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये लीक होकर ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल रेंज से एक्सेसिव रेंज में आपको T3 T4 देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ब्लड के अंदर, क्लियर। तो ये हो गया थायराइडाइटिस। तो इसी कारण से भी इस कंडीशन को भी अपन हाइपरथायरॉयडिज्म कह सकते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। यूजुअली यदि कोई ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, वो ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि इसने जो पहले से स्टोर करके रखा हुआ हार्मोन है, वो इन्फ्लामेशन के कारण से ब्लड स्ट्रीम के अंदर लीक हो जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में लीक होने के कारण से उसका लेवल बढ़ जाता है, क्लियर। ये थर्ड टाइप का थायराइडाइटिस था। तो मैंने अभी आपको 3 टाइप बताए हाइपरथायरॉयडिज्म के, तीनों के कॉजेज अलग अलग थे, और अच्छे से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यही मेन पार्ट है इसका, ठीक है। प्लमर्स डिजीज क्या है, कोई यदि पूछ ले, आंसर आना चाहिए। टॉक्सिक गोइटर क्या है, आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस कारण से थायराइड ग्लैंड मजबूर हो जाती है कि उसे अपने सिक्रीशन बढ़ाने पड़ते हैं। तो पहला तो ये कि नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला रिस्क फैक्टर तो ये कि थायराइड ग्लैंड के अंदर नॉन कैंसरस मतलब कि ट्यूमर बनना, बिनाइन ट्यूमर, जो कि मैंने आपको सेकंड टाइप में बताया था, हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूलर वाला। तो वही पॉइंट यहाँ पे रिवाइज कर रहा है ये, नॉन कैंसरस, है ना, नॉन कैंसरस ट्यूमर इन थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्यूमर इन थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे? थायराइड ग्लैंड के अंदर नॉन कैंसरस ट्यूमर बना है, तो ये T3 T4 एक्सेसिवली बढ़ा देगा, और पिट्यूटरी के अंदर यदि कैंसरस आया है, तो ये क्या बढ़ा देगा, TSH बढ़ा देगा, और TSH से क्या होगा, T3 T4 जाके बाद में बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिस्क हो गई। सेकेंड, टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। कुछ लोगों को थायराइड की मेडिसिन चलती है, क्योंकि उनको पहले कभी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंप्लेन थी, तो डॉक्टर्स ने उनको क्या दिया, थायराइड, जैसे कि लीवोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम की टैबलेट्स चलती है। तो ये टैबलेट्स यदि कंटिन्यूसली चलें, अनकंट्रोल्ड चलती जाएं लंबे समय तक, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि एबनॉर्मली इनका लेवल हाई हो सकता है। तो मेडिसिन, क्लियर, टेकिंग
मेडिसिन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की जो मेडिसिन है उनका ज़्यादा ले लेना क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट कर सकता है। थायराइड हार्मोन्स की मेडिसिन का ज़्यादा लेना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, लिवोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, टेबलेट फॉर्म में आती है टेबलेट थायरोक्सिन, सुबह सुबह लेते हैं, ठीक है, टेबलेट लिवोथायरोक्सिन। तो ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हाइपो की कंडीशन में ली जाती है, लेकिन यदि अनकंट्रोलेबल लें और इनके साइड इफेक्ट से एक्सेसिव ओवर रिएक्शन के कारण से, एक्सेसिव इफेक्ट के कारण से वो कंडीशन हाइपो में बदल सकती है। क्लियर। नेक्स्ट लेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लेंगे ट्यूमर ऑफ द टेस्ट, एक्सेसिव आयोडीन इंटेक। एक्सेसिव आयोडीन ज़्यादा लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। आजकल तो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं कि आयोडीन इनफ अमाउंट में भी नहीं मिल पाता है। क्लियर। तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन हो जाए कभी बॉडी में, तो आयोडीन से ही क्या बनते हैं, T3 T4 बनने के लिए आयोडीन ही जिम्मेदार है, और आयोडीन यदि ज़्यादा हो गया तो T3 T4 ज़्यादा बन सकते हैं। तो आयोडीन की टॉक्सिसिटी से भी T3 T4 बन सकते हैं। नेक्स्ट, एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ, एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रेशन, क्योंकि इसका एबनॉर्मल सिक्रेशन हो जाएगा तो ये T3 T4 को बढ़ाएगा। अब इसका एबनॉर्मल सिक्रेशन क्यों होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के कारण से। क्लियर, जो अपन ने पहले रिवाइज कर लिया है। और लास्ट एक अपन और लिख लेते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में किसी को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकती है, क्योंकि ये एक तरह से मोस्ट ऑफ जो रीज़न है इसका वो ये है कि ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी से ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। और ग्रेव डिजीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का, ठीक है। अधिकतर लोगों के अंदर ग्रेव डिजीज़ पाई जाती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, रिस्क फैक्टर। शॉर्ट एंड स्वीट रिस्क फैक्टर लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लिखे हैं जो अच्छे से याद रह जाएं, ऐसे ही हैं, ठीक है। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसमें। क्लियर, जो कि अपन ने पहले पढ़ लिए हैं, है ना। स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्ट्रेस, वायरल इन्फेक्शन, रेडिएशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको देता रहूँगा। आपको तो बस नोट्स को पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कॉल करना है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, कैसे ये ग्रोथ करता है। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो की साइज़ बढ़ गई है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, क्लियर। पैथोफिजियोलॉजी का पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नहीं आ सकता है, साइज़ बढ़ जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू रहें पैथोफिजियोलॉजी के लिए। ओके, बार बार वीडियो देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, पर्सनल अपने खुद के लेवल पर नोट्स बनाने की भी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।